तो एक्ट का नाम बताइए तो क्या है? एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब एक चीज याद रखिएगा, रीजंस क्या था एलएलपी लाने का, क्या हुआ ऐसा कि एलएलपी को लाया गया, और एलएलपी एक्चुअल में क्या है। अब ध्यान से समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके बारे में आप पढ़े, जिसको हम लोग क्या बोलते बोल, कंपनी। एक बात बताते हैं, तुम अपना कंपनी का बेस्ट एडवांटेज बता तो हमको, कंपनी का सबसे बेस्ट एडवांटेजेस क्या है? कंपनी का जो बेस्ट एडवांटेजेस है, जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है कंपनी का, वो ये है कि उसका जो लायबिलिटी रहता है वो क्या रहता है? लिमिटेड लायबिलिटी रहता है। और एलएलपी से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन था जो क्या था बोलो तो? पार्टनरशिप, जिसका गवर्निंग एक्ट कौन था? पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, अब पार्टनरशिप का बेस्ट फीचर्स क्या था बताइएगा तो? हाँ, लेकिन उसका बेस्ट फीचर, जैसे कि बेस्ट फीचर, बेस्ट एडवांटेज है, जैसे कंपनी का बेस्ट एडवांटेज क्या था बोलो? लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अब पार्टनरशिप का कुछ बेस्ट एडवांटेज होगा? नहीं, पार्टनरशिप का जो बेस्ट एडवांटेजेस था वो ये था कि इसका जो लीगल कंप्लायंसेस है वो बहुत ज़्यादा कम था। कंपनी में लीगल कंप्लायंसेस बहुत है, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म जमा करो, ये फॉर्म जमा करो, बहुत है। पार्टनरशिप में लीगल कंप्लायंसेस नहीं है। अब अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस खोलते थे तो एक प्रॉब्लम होता था कि यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता था, और जब हम कंपनी खोलते थे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहता था कि यहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस ज़्यादा रहता था। अब हमको कुछ बीच का रास्ता चाहिए था जहाँ पे लायबिलिटी भी क्या है बोलो? लिमिटेड है, और लीगल कंप्लायंसेस भी क्या रहे? कम रहे। तो इसीलिए हम लोग फुल फ्लेजेड खोले, कौन सा बोलो तो? एलएलपी। अब जो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इज नथिंग बट एन हाइब्रिड। इट्स व्हाट बोलो? हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिक्सचर है ये। मिक्सचर क्या चीज का बताओ? कंपनी का और पार्टनरशिप का मिक्स करके बनाया गया एलएलपी, और इसका एक्ट का नाम पड़ा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एम आई क्लियर विद दिस? अब ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, बेसिकली कब आया था बताओ? 2008 में। इसके कुछ फीचर्स है, इसके कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो अपने समझेंगे, लेकिन आपको यहाँ तक समझ आया ना? यहाँ पे आप क्या समझे? इसका बेस्ट फीचर्स क्या है? इसका बेस्ट फीचर्स क्या है? इसका बेस्ट फीचर है कि इसका लायबिलिटी लिमिटेड है और इसका लीगल कंप्लायंसेस लेस है। तो याद रखिएगा, एलएलपी एक तरह का क्या माना जाता है बोलो? हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़े और कंपनी के फीचर्स जानते हैं तो आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। अब ये हुआ बेसिक चीज जो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग एलएलपी को चीर फाड़ करके समझेंगे कि एलएलपी के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एलएलपी के अंदर पढ़ेंगे एक टॉपिक जो बेसिकली बताएगा एलएलपी का क्या, बताऊं? इंट्रोडक्शंस, जहां पे एलएलपी का इंट्रोडक्शन एंड उसका आप क्या पढ़ेंगे? फीचर्स। एम आई क्लियर विद दिस? दूसरी तरफ आप पढ़ेंगे एलएलपी के बारे में रिलेटेड टू व्हाट? इनकॉर्पोरेशन, कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने का क्या स्टेप है। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा पढ़ सकते हैं एलएलपी के बारे में जो बेसिकली डील करता है रिलेटेड टू क्या, बताइए बताइए? चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। एम आई क्लियर विद दिस? फिर नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं एलएलपी के बारे में जो है उसका वाइंडिंग अप, बंद करना, और लास्ट जो उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे आज के टॉपिक में, दैट इज कन्वर्जन। क्लियर हुआ? आप लोग के सिलेबस में मैंने इसके पहले कन्वर्जन पढ़ाया था, जहाँ पे हम लोग कंपनी टू कंपनी वाला चीज़ कर रहे थे। आज हम लोग कन्वर्जन करेंगे एलएलपी टू कंपनी या कंपनी टू एलएलपी में। ये 5 पोर्शन आप पढ़ेंगे
तो जाके आपका एलएलपी कवर होगा, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप थोड़ा फोकस करिएगा इस एलएलपी वाली चीज़ में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला अपना टॉपिक लेके, जिसका नाम क्या बताइए, इंट्रोडक्शन टू LLP। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन टू LLP? इंट्रोडक्शन टू LLP में सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि पूरे LLP में देयर आर 81 सेक्शंस। कितना सेक्शंस बताइए? 81 सेक्शन है इसके अंदर, और इसके पास 4 शेड्यूल है एंड 4 शेड्यूल्स। कितने सेक्शंस है बोलिए? 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल। अब इस 4 शेड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा शेड्यूल क्या बोलता है, ठीक है। जो फर्स्ट शेड्यूल है इसका, ये बताता है कुछ और नहीं, एक तरह का म्यूचुअल राइट्स एंड क्या बताइए, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। याद रहेगा, फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ व्हाट बताइए, पार्टनर्स। जो सेकंड शेड्यूल है वो बेसिकली बात करता है किसका बताइए? कन्वर्जन का। कन्वर्जन ऑफ व्हाट? अ फर्म इनटू LLP। बोलने का मतलब है पार्टनरशिप से आप किस में कन्वर्ट हो रहे हो? LLP में। वंस मोर, पार्टनरशिप से आप किस में कन्वर्ट हो रहे हो? LLP में। ये बताता है कौन सा बोलो? सेकेंड शेड्यूल। एम आई क्लियर विद दिस? अब नेक्स्ट आता है थर्ड शेड्यूल। जो थर्ड शेड्यूल है ये बेसिकली बताता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP, ठीक है। और जो फोर्थ शेड्यूल है वो बताता है आपका कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू LLP। डन है? कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू किस में बोलो? LLP। डन है बच्चा लोग? तो यहाँ पे हम लोग जब LLP पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम लोग 81 शेड्यूल्स एंड 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जाएंगे इसके फीचर्स पे। किस पे जाएंगे बताइए? इसके फीचर्स पे, कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ LLP। Am I clear with this? तो लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ LLP। एक चीज़ आप नोटिस करो, सारा कन्वर्जन्स का सेक्शन इधर है, ठीक है। लेकिन अपने को पैनिक अटैक्स आता है कि कन्वर्जन नहीं, यही है कन्वर्जन। डन है क्या? LLP आपके पेपर में दिखेगा, आपको थोड़ा अच्छा से पढ़ना होगा। डन? चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके फीचर्स पे, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ LLP? की फीचर्स क्या है LLP का? नंबर 1 फीचर LLP का ये है कि LLP एक तरह का बॉडी कॉरपोरेट है। LLP एक तरह का क्या बताइए? बॉडी कॉरपोरेट है। बॉडी कॉरपोरेट का मतलब आप जानते हो? बॉडी कॉरपोरेट का मतलब होता है जिसके पास 5 फीचर्स हो। नंबर 1 सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि LLP में जो पार्टनर्स रहते हैं उनको अलग माना जाएगा और LLP को अलग माना जाएगा, ठीक है। नंबर 2 डिफरेंस, मतलब नंबर 2 फीचर बॉडी कॉरपोरेट का आता है कि वो एक तरह का परपेचुअल सक्सेशन राइट रखेगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब पार्टनर आएंगे जाएंगे, LLP चलता रहेगा। एम आई क्लियर विद दिस? जिस तरह कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेम LLP का भी होता है। उसी तरह से जिस तरह कंपनी का कॉमन सील होता है, उसी तरह से LLP का भी क्या रहेगा? कॉमन सील। तो बेसिकली LLP एक तरह का क्या है? बॉडी कॉरपोरेट है।
दूसरा फीचर बताइए क्या है? एक तरह का इसका जो फीचर है वो एक परपेचुअल सक्सेशन का है। नंबर थर्ड फीचर जो इसका है, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, बताइए, सेपरेट लीगल एंटिटी का है। एम आई क्लियर विद दिस? पहला फीचर है बॉडी कॉर्पोरेट है वो, दूसरा क्या है? परपेचुअल सक्सेशन, थर्ड क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर फोर्थ, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। मैं म्यूचुअल एजेंसी को डिस्कस करता हूं अच्छी तरह से, एक बार के लिए लिख लो। देयर इज नो म्यूचुअल, क्या बच्चा लोग बोलो? एजेंसी। एलएलपी में एक अग्रीमेंट बोलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलएलपी अग्रीमेंट। ये एलएलपी अग्रीमेंट किसके बीच होता है बोलो? पार्टनर्स के बीच। जैसे पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, एलएलपी में पार्टनर लोग के बीच के अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं बोलो? एलएलपी अग्रीमेंट। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? इसका और एक फीचर होता है, क्या बोलो? इसका क्या रहता है? कॉमन सील। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ, क्या बोलो? पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एलएलपी है यानी कि बोलो पार्टनरशिप है, एक तरह का, क्या बोलो? पार्टनरशिप है। इसमें मिनिमम पार्टनर चाहिए कितना? दो। मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए बताओ? दो। क्लियर है? मैक्सिमम का कोई लिमिट यहाँ पे डिस्क्राइब्ड नहीं है ये, लेकिन उसका एक कारण है, क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन मिनिमम कितना चाहिए बताओ? दो चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? यहाँ पे बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट, क्या बोलो? बोलो। बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट ओनली। यहां पे सारा धंधा जो भी होता है किस पर्पस के लिए होता है बताओ? प्रॉफिट के लिए होता है। सर ऐसा कौन सा धंधा है जो प्रॉफिट के लिए नहीं होता? कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी भी तो खुलता है, तो वो प्रॉफिट के लिए होता है क्या? लेकिन खुलता तो है। लेकिन एलएलपी जब भी खुलेगा किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट के लिए। चैरिटेबल पर्पस के लिए एलएलपी नहीं खुलता। तो क्या आपको ये वाला क्लियर हो गया अच्छी तरह से? डन है क्या अच्छी तरह से? अब मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। डिस्कस क्या करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। एलएलपी खोलने के लिए आपको दो तरह के पार्टनर लगते हैं, ठीक है? इस एलएलपी को आप कंपेयर करोगे किससे बताइए? कंपनी से। कंपनी का भी कितना हिस्सा है? दो हिस्सा। याद रखिएगा, कंपनी में दो इम्पोर्टेंट रोल होते हैं, एक होते हैं और एक होते हैं डायरेक्टर। एम आई क्लियर विद दिस? तुम लोग का ये कैसा गया एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर का लॉ का? अच्छा गया? एक होता है शेयर होल्डर और एक होता है, क्या बोलो? डायरेक्टर। एम आई क्लियर विद दिस? अब यहाँ पे सुनो, जिस तरह कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं उस तरह एलएलपी में एक इंसान होता है जिसका नाम क्या होता है बोलो तो? पार्टनर। जिस तरह कंपनी में एक व्यक्ति होता है जो डे टू डे अफेयर मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। उस तरह एलएलपी में एक पार्टनर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये पार्टनरशिप नहीं है जहाँ पे पार्टनर एक ही हो वही सारा काम करे। एलएलपी में दो पोस्ट रहता है, एक होता है पार्टनर्स और एक होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे भैया मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए और मिनिमम कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए? याद रखिएगा, मिनिमम दो पार्टनर चाहिए और मिनिमम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। अब एक बात बताओ, मिनिमम दो पार्टनर चाहिए और मिनिमम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, क्या ये टोटल में कितना हुआ? दो। इट कैन बी डिफरेंट पर्सन, इट कैन बी सेम पर्सन। बात समझ आया?
आज हम एक कंपनी में शेयर होल्डर है, मेरी मम्मी एक कंपनी में शेयर होल्डर है, उस कंपनी में डायरेक्टर भी 2 बनाना है, तो हम और मम्मी नहीं बन सकते क्या उसी में डायरेक्टर? समझ आया? तो इट कैन बी सेम 2 पर्सन और इट कैन बी सेम 2 डिफरेंट पर्सन, ठीक है। अब मान लो 1 2 3 4 5 6 जन LLP खोले हैं, 6 जन क्या है पार्टनर। अब हम लोग में से हम लोग को मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, मिनिमम 2। तो हम लोग 2 में से हम लोग 2 जन को चूज़ किए, मान लो वो लोग दोनों को चूज़ किए। एक का नाम शशि है ना, स्पेलिंग ठीक है भाई? अभी तो इतना देर अपना स्पेलिंग पता करने में लगा है। बता क्या है? ठीक है, ये दोनों लोग क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, और हम लोग क्या है पार्टनर। अब LLP में कोई भी तरह का फ्रॉड कांड हुआ फंसेगा ये लोग, ठीक है। अगर LLP में कंप्लायंसेस फॉलो नहीं हुआ फंसेगा कौन? ये लोग, जिस तरह कंपनी में होता है। Am I clear with this? तो अब आपको समझ आया, 2 पार्टनर होते मिनिमम और 2 कौन चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर। याद रखिएगा, हियर पार्टनर कैन बी एनी पर्सन, यानी कि एक कंपनी और एक इंडिविजुअल भी मिला के LLP खोल सकता है। यहाँ पे पार्टनर इंडिविजुअल होने का मैंडेटरी रूल नहीं है। क्या एक कंपनी और एक फर्म दोनों मिल के LLP खोल सकता है? द आंसर इज यस। HUF वाला हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चाहे तो खोल सकता है। एनी पर्सन, मैंने लिख दिया, क्या लिखा बोलो? एनी पर्सन, कोई भी LLP खोल सकता है। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 इंडिविजुअल चाहिए, लेकिन पार्टनर यहाँ पे एनी पर्सन बन सकता है। Am I clear with this? कोई भी पार्टनर बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा होना चाहिए। क्या बोलो? Am I clear with this? मान लो A लिमिटेड और B लिमिटेड दोनों क्या है? कंपनी है। दोनों मिल के LLP खोला और दोनों पार्टनर बना। अलाउड है क्या? अलाउड है। क्यों? हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल बोले, हम पार्टनर बोल रहे हैं। अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है भैया, पार्टनर तो दोनों बन सकता है, चलेगा। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनाएंगे? क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या चाहिए? तो भैया इस कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होगा, इस कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होगा, और ये लोग दोनों बनेगा क्या बताइए? डेजिग्नेटेड पार्टनर। Am I clear with this? तो 2 तरह के पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर चाहिए और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। पार्टनर बनने के लिए कोई भी तरह का क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपको एक नंबर लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे डिपिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। Am I clear with this? जिस तरह डायरेक्टर बनने के लिए एक नंबर लगता है, बताइए क्या? फुल फॉर्म डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसी तरह LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? डिपिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बोलने का मतलब है अगर आपके पास पहले से डिन है तो वो डिपिन बन सकता है, मतलब डिन डिपिन की तरह भी काम कर सकता है, और अगर आपके पास पहले से डिपिन है तो वो भी डिन की तरह काम कर सकता है। दोनों में से एक भी हुआ तो आपको दूसरा चीज लेने का जरूरत नहीं है। Am I clear with this? So this is the basic discussion which I have done with you. क्लियर है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना, LLP में 2 तरह के पार्टनर होते हैं, एक होते पार्टनर और एक होते डेजिग्नेटेड पार्टनर। Am I clear with this? अच्छा, अब एक वर्ड आप पढ़े थे, खुद से ही आप पढ़े थे अभी, क्या बोलिए तो? म्यूचुअल एजेंसी। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो तेरा है वो मेरा है, ये रूल है। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। रूल क्या है कि
पार्टनरशिप एक्ट के पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर कुछ गलती करता है उसके लिए सब क्या हो जाते हैं, लायबल हो जाते हैं। लेकिन एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, देखो लिखा हुआ है नो म्यूचुअल एजेंसी। आप अभी लिखे ना फीचर्स में नो म्यूचुअल एजेंसी, लिखे हो ना, नो म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि जो पार्टनर एलएलपी में गड़बड़ किया है सिर्फ और सिर्फ वही क्या रहेगा, लायबल, बाकी कोई भी पर्सन लायबल नहीं रहेगा। एम आई क्लियर विद दिस? So this is all about the introduction which we have done. क्लियर है? अब हम लोग एक एक चीज़ को अनफोल्ड करते हैं मैट के अनुसार ताकि आपका बेसिक चीज़ में क्लियर कर पाऊँ। तो देखिए ये रहा आपके पास मैट, ठीक है। आपको मैं अब सच बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। ये देखिए पहला बात, पहले पेज में आपको ये जो सारा नौटंकी बाजी है ये वाला चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर देना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपसे अभी डिस्कस कर लिया। डन है क्या अच्छी तरह से? ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एलएलपी से लेके एलएलपी का जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तक लिखा हुआ है वो वाला पोर्शन पूरी तरह से क्या कर दीजिए, बताइए, कट कर दीजिए। डन? कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद पहला आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो लिखा है हु मे बी पार्टनर इन एलएलपी। इसको आप लिख सकते हो एसक्यू। एसक्यू मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस, कि कौन बन सकता है पार्टनर एलएलपी में। हु मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी, हु मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी। तो देखो क्या बोलता है, सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट कोई भी इंडिविजुअल, दिख रहा है, एनी इंडिविजुअल, और देखो क्या लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी। समझ आ रहा है? एलएलपी में ये लोग पार्टनर बन सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर बनना चाहता है वो केपेबल नहीं रहेगा पार्टनर बनने के लिए एलएलपी में। अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर बनना चाहता है तो वो केपेबल नहीं रहेगा पार्टनर बनने के लिए अगर वो पूरी तरह से पगला है। ठीक है, हम पार्टनर बनना चाहते हैं, हम पगले हैं, बन सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। लिखा हुआ भी है कि एनी इंडिविजुअल कैन इज नॉट केपेबल टू बिकम अ पार्टनर इफ ही इज ऑफ व्हाट, अनसाउंड माइंड। और ये अनसाउंड माइंड कौन डिक्लेयर किया है? बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शंस। बस कोर्ट फाइंड किया है बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। तुम्हारे ऊपर जो जुरिस्डिक्शन के कोर्ट एप्लीकेबल है वो कोर्ट तुमको डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये बंदा पगला है, तो पगला लोग पार्टनर नहीं बन सकता। नंबर 2, अगर तुम भिखमंगे हो, लायबिलिटी नहीं दे पा रहे हो, ही इज अनडिस्चार्ज्ड, व्हाट बोलो, इंसॉल्वेंट। वो क्या है? अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है। अगर आप एक तरह से अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है तो आप पार्टनर नहीं बन सकते। आप मतलब इंडिविजुअल। एम आई क्लियर विद दिस? थर्ड, या फिर तुम अप्लाई कर दिए हो एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, या फिर तुम खुद अप्लाई किए हो कि मेरे को भिखमंगा डिक्लेयर कर दो। आइदर तुम इंसॉल्वेंट हो चुके हो, एकदम कोर्ट डिक्लेयर कर दिया तुम इंसॉल्वेंट हो, या तुम होने वाले और तुम उसको कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर रहे हो ये बोलने के लिए कि मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए। समझ आ रहा है? तुम पागल हो, तुम इंसॉल्वेंट हो कि नहीं, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? कौन? कोर्ट। समझ आ रहा है? तो अगर आप पागल है या इंसॉल्वेंट है या अप्लाई किया है कि डिक्लेरेशन हो जाए आपको इंसॉल्वेंट, तो उस केस में आप पार्टनर नहीं बन सकते। एम आई क्लियर विद दिस? डन। एक लाइन लिखा हुआ है, एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एलएलपी। ये लिख लो नीचे, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ व्हाट बोलो, एलएलपी। बुरा, हाँ, जैसे डायरेक्टर प्रिंसिपल रहता है, एजेंट रहता है, ऐसे ही है। ठीक है, बहुत इजी एक्ट है, कोई ऐसा हार्ड वर्ड ऐड नहीं है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए।
हम लोग का नेक्स्ट पेज जो है वो बेसिकली बात करता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का। मेंबर्स मतलब एलएलपी का, है ना। नेक्स्ट पेज दिख रहा है ना आपको? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एटलीस्ट कितना, 2। अच्छा, एक मिनट टाइम दे रहे, एक बार ये पढ़िए, आपको कुछ याद आ जाएगा। पढ़िए, अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़े तो आपको याद आ जाएगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का नंबर 1 पॉइंट। डन है, एकदम सेम है, सेम। याद आ रहा है तुम लोगों की? भूल गए ये वाला पूरा पोर्शन? याद है, एकदम सेम है। तो कभी कभी अगर पूछ लेना कि रिडक्शन इन मेंबरशिप होने से एलएलपी में क्या होता है, तो घबराना मत, वही पहला वाला पॉइंट ही लिखना है। डन है, जो वहाँ पढ़ा था। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो देखो एलएलपी में कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए? एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जितना मार्क करा रहा हूँ उतना, ठीक है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। द डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी, देखो तो कौन? इंडिविजुअल, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, हु कैन बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? अ डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी एन individual, shall be one of them must be resident मतलब who has stayed in India for a period not less than 182 days during the preceding 1 year। उसके बाद वाला पढ़िए, देखिए आपको समझ आ रहा है, मैं बता दिया हूँ। मतलब अगर आपके पार्टनर इंडिविजुअल नहीं है, 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स जैसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, तो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे और वही लोग बनेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। वही है डिस्कशन। अच्छा, ये बात करता है किसका? देखो तो डिस्क्वालिफिकेशन किसका बात करता है बताओ? डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब कौन लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। आप लोग इसके पहले पढ़े, कौन लोग डिस्क्वालिफाइड है पार्टनर बनने के लिए अगर कोई इंडिविजुअल है? तो वो क्या था? इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, या एप्लीकेशन इज पेंडिंग टू बी डिस्चार्ज्ड एज इंसॉल्वेंट, पढ़े थे ना। अब इसका कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, देखो क्या बोल रहा है। हैज एनी टाइम विद इन द प्रीसीडिंग 5 years हैव बीन एडजस्ड इंसॉल्वेंट। बोल रहा है कि इसके आज अगर बनाना चाहते हैं तो पिछले 5 साल में अगर कभी भी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ था, आज बनाना चाहते हो किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो पिछले 5 साल में अगर वो कभी भी, बोलो, इंसॉल्वेंट हुआ था तो वो नहीं बन सकता। नंबर 2, सस्पेंड हुआ है कब? विद इन द प्रीसीडिंग 5 year, या फिर सस्पेंड किया है पेमेंट ऑफ क्रेडिटर एंड हैज नॉट एट एनी टाइम विद इन द प्रीसीडिंग 5 years मेड अ कॉम्पोजिशन विद देम। बोलने का मतलब है कि एक ऐसा इंसान जो किसी इंसान का पिछले 5 साल में पेमेंट नहीं दिया है, या क्रेडिटर लोग का पेमेंट नहीं दिया है, या फिर उन लोग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब क्रेडिटर को देना था 10 लाख रुपया, 2 लाख में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने नहीं देंगे। एम आई क्लियर विद दिस? क्लियर हुआ? नंबर 3, या फिर उसको कन्विक्ट किया है कोर्ट उस इंसान को कन्विक्ट किया है, किस लिए? कोई ऑफेंस के लिए जो इन्वॉल्व करता है, क्या बोलो? मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब मॉरल वैल्यू का कोई काम किया था मॉरल वैल्यू के अगेंस्ट, और उसको क्या हुआ था? बोलो, सजा हुआ था।
और उसको जेल हुआ था कितना पीरियड के लिए, बोलो एटलीस्ट 6 मंथ, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने नहीं देंगे। एम आई क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत है? पक्का? अब आप लोग को ना ये लिखना है, लेकिन मैं पहले पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये इजी करके रखा हूँ, आप स्टेप्स लिख लोगे तो आपको इजी से एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो पहला ये देखो, हम लोग ने ये वाला पूरा कवर कर लिया, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब हम लोग किस में बढ़ रहे हैं, बोलो इनकॉर्पोरेशन में। मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए आई हैव रिटन दिस, क्या लिखा है बोलो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, सेक्शन 11 एंड 12। आप कॉपी में इसको कॉपी करेंगे, लेकिन पहले समझने के बाद, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है बोलो, कंपनी, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना। आप पढ़ के गए थे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, स्पाइस प्लस, एग्जाम में आ गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, तो फिर गाली दोगे, इससे अच्छा आपको पढ़ लेना चाहिए। तो व्हाट इज द स्टेप्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, ध्यान से देखिए। एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए अगेन देयर मस्ट बी, एकदम सेम, बोलो क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पढ़े हुए आप स्पाइस प्लस में भी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन चाहिए, जिसमें मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए, बोल मिनिमम 2 पार्टनर तो चाहिए ही। डन है क्या? अच्छा, उसके बाद लॉफुल एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए आप, लॉफुल एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए। देखिए आप वहां पे पढ़े थे कंपनीज एक्ट में कॉमन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, लॉफुल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, वो ठीक है। यहाँ पे लॉफुल होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी की तरह यहाँ पे कुछ चैरिटेबल पर्पस के लिए एलएलपी नहीं खुल सकता, इसलिए मैंने नीचे लिखा है नो एलएलपी विल बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर सोशल एंड चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आप एक काम करिए, आप स्टेप्स लिखिए, लिखिए, कॉपी निकालिए, फटाफट कॉपी निकालिए, लिखिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, हेडिंग दीजिए। अभी ए और बी तक लिखना, मैं लिखवाऊंगा। लिखा, ए और बी तक लिखा, अब सी लिखो जो लिखा रहा हूं। लिखा बच्चा लोग? अब थर्ड नंबर मतलब ए बी, जो तुम लोग का सी लिखो, तुम लोग को सी लिखो, लिखो अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम इन फॉर्म नंबर 1
इन फॉर्म नंबर 1 टू registrar full stop. Such name will be reserved for such name will be reserved for 3 months. फॉर्म नंबर 1 को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। हाईलाइट इसलिए करेंगे, एमसीक्यू पूछ सकता है कि किस नाम में रिजर्व, किस फॉर्म में नाम रिजर्व होता है एलएलपी का, फॉर्म 1 में। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया तुम लोग देख रहे हैं भैया, ये कौन सा रजिस्ट्रार? एक तो आरओसी अपने पढ़े, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। द आंसर इज वही, आरओसी ही काम करता है एलएलपी का भी। उसी तरह एलएलपी का भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कोई और नहीं, कौन है बोलो? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नहीं, अगर आपको लिखना है तो सिर्फ रजिस्ट्रार लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आरओसी जो है वो जब कंपनी का काम करता है तो आरओसी, एलएलपी का काम करता है तो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी माना जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार लिखना इज मोर सेफेस्ट थिंग, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सुनो, अब 4th पॉइंट क्या आता है, आपको सबमिट करना है कुछ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। क्या करना है? फाइल इनकॉर्पोरेशन व्हाट बोलो? डॉक्यूमेंट्स। कुछ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जिस तरह हम लोग वहां पे भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे। यस और नो बताइए। यस और नो? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। किस फॉर्म में सबमिट करना बताओ? इन फॉर्म नंबर 2। लिखो तुम लोग, लिखो, हम लिखा रहे, लिखो। हाँ, डी नंबर, फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विथ आरओसी या फिर विथ रजिस्ट्रार, ब्रैकेट में लिख लो रजिस्ट्रार, इन फॉर्म नंबर 2, इन फॉर्म नंबर 2, ठीक है। फुल स्टॉप देके लिखो। फॉलोइंग आर द incorporation documents. Following are the incorporation documents. ठीक है, following are the incorporation documents. Number 1, name of LLP. ठीक है, name of LLP. Number 2, नेम एंड डिटेल ऑफ पार्टनर्स। ये लिखो पूरा, ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है ना, ये डॉक्यूमेंट्स है। प्रोपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी। प्रपोज बिजनेस समझा? मतलब एलएलपी का पर्पस, किस पर्पस के लिए? डन बच्चा लो, डन। अच्छा, ये आप सबमिट करेंगे, क्या लिखे है? नंबर डी क्या लिखे है?
पॉइंट नंबर डी क्या लिखा? File incorporation document is ROC in form number 2 following are the incorporation documents. ठीक है, अब फॉलोइंग आर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, फिर पैरा चेंज करो। हाँ, कुछ बोला क्या? लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ के लिखो, समझ आ रहा है? लिखो सच डॉक्यूमेंट्स must be certified. Such documents must be certified by CA, CS, CMA, advocates, declaring that all the requirements to form LLP have been complied. डन। उसके बाद लास्ट पॉइंट डी था ना, ई लिखोगे, शायद ई था ना तुम लोग का, पॉइंट नंबर ई होगा, ए बी सी डी ई लिखो, ये लिखो। रजिस्ट्रार विल इशू सर्टिफिकेट within 14 days full stop. Such certificate must be signed by registrar and will be conclusive evidence and will be what बोलो, conclusive evidence that LLP has been incorporated. आपको क्या स्टेप समझ आ गया? आप एग्ज़ाम में पूछेगा लिख लेंगे, ऐसे ही पूरा फ्लो में लिख दीजिएगा, ठीक है? बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। डन है। सो दिस आर द स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग LLP। एम आई क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत इस पूरे पोर्शन में? ओके। सो हम लोग ने ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे हम लोग किसके बारे में कंप्लीट कर लिए बताओ? इनकॉर्पोरेशन में, ठीक है? अब थर्ड जो वो लोग सवाल पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू चेंज ऑफ व्हाट बोलो? रजिस्टर्ड ऑफिस। आप लोग रजिस्टर ऑफिस का एक पढ़े थे, चेंज इन रजिस्टर ऑफिस इन कंपनीज, जहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस होता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट, याद आ रहा है? वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, पहले मैं समझाऊंगा फिर अपने कॉपी करेंगे, ठीक है? तो इधर देखो, हम लोग ने यहाँ पे इनका ये वाला इनकॉर्पोरेशन वाला सब कुछ क्लियर कंप्लीट कर लिया। डन है। अब हम लोग जो बेसिकली चल रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसका बोलो? चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का। किसका बात कर रहे हैं बताओ? चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का। पहले समझो, फिर दिमाग से इसको कॉपी करना, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है? नाउ व्हाट इज द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस? ध्यान से देखिए,
चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस हो सकता है आइदर विद इन द स्टेट या फिर आउटसाइड स्टेट। एलएलपी सिर्फ यही दोनों चेंजेस को पहचानता है, आइदर विद इन स्टेट या फिर आउटसाइड स्टेट। ऑफिस का चेंज होना समझ आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह अपना ऑफिस शिफ्ट करना। तो बोल रहा है अगर आप एलएलपी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता है जो भी प्रोसेस लिखा है, किसमें बोलो तो, किसमें, अग्रीमेंट में। कौन सा अग्रीमेंट, एलएलपी अग्रीमेंट में। ठीक है, अगर एलएलपी क्या है बोलो, साइलेंट है, एलएलपी अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है रजिस्टर ऑफिस चेंज होने का, तब इफ अग्रीमेंट इज साइलेंट, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, किसका, सारे पार्टनर्स का। और अगर आप कंसेंट ले लिए सारे पार्टनर्स का तो आप अपने रजिस्टर ऑफिस को चेंज कर सकते विद इन द स्टेट। और चेंज करने के बाद आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इन्फॉर्म 15, इन्फॉर्म किस में बोलो, 15, कितना दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो। उसी तरह से अगर आप आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड स्टेट में रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हो, अगर आपका एलएलपी का चेंजेस हो रहा है कहाँ पे बोलो, आउटसाइड स्टेट, तो आउटसाइड स्टेट चेंज करने का ये सारा कंडीशन यहाँ पे एकदम डॉट लिखोगे, ठीक है, एकदम डॉट टू डॉट छापोगे पूरा सेम। और कुछ एडिशनल है, क्या क्या लगेगा बताओ, कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, कुछ क्या मैक्सिमम मैच होता है कंपनीज एक्ट से। याद करिए, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट में आपको क्रेडिटर का क्या लगता था, कंसेंट लगता था। एम आई क्लियर विद दिस। तो आपको कंसेंट लेना है किसका बताओ, क्रेडिटर का। और पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा बोलो, पब्लिक नोटिस शुड बी प्रोवाइडेड इन न्यूज़पेपर एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द फाइलिंग। मतलब चेंज होने से पहले आपको 21 डेज का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। पब्लिक नोटिस मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा लोगों को कि हम लोग ना एलएलपी कलकत्ता के थे, वेस्ट बंगाल के थे, अब हम लोग अपने एलएलपी लेके कहाँ जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, स्टेट चेंज हो रहा है। समझ आ रहा है। पब्लिक नोटिस देने का मतलब क्या होता है, अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो क्या करेगा, रिप्लाई करेगा आपके नोटिस को, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कंसेंट हो गया क्रेडिटर का, तो आप अपना पूरा शिफ्ट कर लीजिएगा। और फिर एकदम सेम तरीका आरओसी को किस फॉर्म में इन्फॉर्म करिएगा, 15 में, विद द रजिस्टर विद इन कितना डेज बोले, 30 डेज। क्या आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। डन, क्या क्या, हाँ हाँ, सब पार्टनर्स, ठीक है, ऑल पार्टनर्स। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें पूरा पोर्शन में, एनी डाउट यू आर हैविंग। सो ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट करता है, क्या बताइए, रजिस्टर ऑफिस का क्या ऑल्ट्रेशन, ठीक है। अब इसको लिखना है, इसको क्या करना है, लिखना है। आप हेडिंग दीजिए कॉपी में, चलो हेडिंग दो इसका, क्या बोलते हैं, रजिस्टर ऑफिस का सेक्शन है 13, ठीक है। अब आइदर आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, बना सकते हो, तब लिखना पड़ेगा लेकिन एग्जाम में, कि लिखवाई दे डायरेक्ट, लिख लो, लिखो। लिख लिया, हेडिंग लिख लिया, क्या हेडिंग लिखा बोलो, चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस, सेक्शन में क्या लिखा, 13। फिर लिखो, जैसे चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस लिखा ना, तो सबसे पहले एक स्मॉल हेडिंग दो, ऐसे लिखो, विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट,
लिखो, if there is change of if there is change of registered office of LLP, such change must be in accordance with बोलो LLP agreements. LLP agreements, ठीक है, provided that if agreement is silent, if agreement is what बताइए, silent, then consent of all partners need to be obtained. Consent of all partners need to be what बोलो, obtained. ठीक है, अब विद इन द स्टेट है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी का, आफ्टर चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस, हाँ इसी में, आफ्टर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस inform registrar within 30 days inform registrar within कितना दिन बोलो, within 30 days, inform number 15. डन है क्या अच्छी तरह से? ये क्या हुआ, विद इन द, अब नेक्स्ट क्या लिखोगे, आउटसाइड द स्टेट. तुमसे एग्जाम में जब चेंज पूछेगा दोनों लिखना होगा, ठीक है ना, खाली विद इन द स्टेट लिख के मत छोड़ देना, दोनों लिखना. वो तुमको कंपनी लॉ की तरह अलग अलग नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा प्रोसीजर फॉर द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो पूरा लिखना पड़ेगा. ठीक है, लिखो आउटसाइड द स्टेट. आउटसाइड के लिए वो दो ऊपर नहीं लिखेंगे, नहीं, उसमें लिख दो सेम एज अबव. सेम एज अबव लिखा, प्लस अब जो लिख रहे हो वो लिखो. ठीक है, नेक्स्ट लिखो कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, consent of creditors need to be obtained, consent of creditors need to be what बोलो, obtained. next लिखो public notice should be given, public notice should be given in 2 newspapers, one must be in vernacular language and another must be in English language.
डन। फिर फुल स्टॉप देके उसी पॉइंट को कंटिन्यू करो। सच नोटिस मस्ट बी गिवन at least 21 days. Such notice must be given at least 21 days before the filings. ठीक है, फिर लिखो लास्ट कंसेंट ले लिया, सब ले लिया। वो जो बी वाला पॉइंट है ना 1 नंबर का, वो लास्ट में डालना। समझ आ रहा है? बी नंबर क्या लिखा था पहला बार? आफ्टर द चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस। समझ आ रहा है? वही लिख देना। अरे वो विद इन द स्टेट का हुआ, आउटसाइड द स्टेट का तो एग्ज़ाम में सेम है, वो जवाब नहीं लिख सकता, तुमको फिर से पूरा लिखना पड़ेगा। डन। अब सुनो, हम लोग ने दूसरा टॉपिक क्लियर किया जिसका नाम क्या है? चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। अब एक पेपर जब टफ आता है तो एक डिस्कशन और होता है जिसका नाम क्या होता है? नेम ऑफ एलएलपी। जिसका नाम क्या होता है? बोलो, नेम ऑफ एलएलपी। पहले समझाएंगे फिर लिखना, ठीक है? पहले सुनो, नेम ऑफ एलएलपी मतलब क्या होता है? नेम ऑफ एलएलपी मतलब जिस तरह याद करो नेम ऑफ कंपनी होता है, और आप एलएलपी में नाम रिजर्व किस फॉर्म में करते हो? अभी पढ़ कर आए हो। नाम रिजर्व एलएलपी का किस फॉर्म में होता है? फॉर्म नंबर 1। याद आ रहा है? यू अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम इन फॉर्म नंबर 1। तो आपका नाम कैसा होना चाहिए वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपका जो एलएलपी का नाम होना चाहिए ना, वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, या फिर टू आइडेंटिकल मतलब एकदम एक जैसा नहीं होना चाहिए। किसके? एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पे, या फिर पार्टनरशिप के जैसा भी नहीं होना चाहिए, या फिर एलएलपी के जैसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी कंपनी का नाम रिलायंस है तो आप रिलायंस एलएलपी फॉर्म में नहीं खोल सकते सेम नाम का। समझ आ रहा है? ऐसे ही आप पढ़े थे किसमें? कंपनीज एक्ट में भी पढ़े थे, ठीक है? उसी तरह से एलएलपी का कोई भी नाम में आप कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ब्रिटिश, इंडिया, कोऑपरेटिव, वो तो उसमें भी पढ़े थे। ऐसा कोई नाम जो देश को, हम लोग को देश का सिग्नल दे, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मोदी एंड एसोसिएट्स, नरेंद्र मोदी एंड एसोसिएट्स, तो वो चीज़ एक थोड़ा डर लगेगा, ठीक है? लेकिन आप कर सकते हो नाम, अनलेस इट इज़ परमिटेड बाई अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी अप्रूवल दे दिया तो आप कर सकते हैं, ठीक है? आप हेडिंग दीजिए कॉपी में, नेम ऑफ एलएलपी। नहीं, पता हो जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि आप जब नाम रिजर्व करते हो ना एलएलपी का भी, तो वहाँ दिखा देता है कि जो तुम नाम रख रहे हो दिखा देगा, प्लीज़ चेंज योर नेम, दिस कंपनी इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। कभी भी तुम नाम रिजर्व ही नहीं कर पाओगे जो एग्जिस्टिंग कंपनी का है। क्या लिखा हेडिंग? बोलो, लिखो, हम लिखा रहे। हेडिंग दे दो, नेम ऑफ एलएलपी। लिखो, LLP should not use any name. LLP should not use any name. LLP should not use
any name which is identical to existing companies comma partnership comma LLP and must not use any word like British comma India unless it is approved by the authority. डन. अब ये लिखा तुम लोग क्या, नेम ऑफ LLP हेडिंग दिया था ना. अब नेक्स्ट हेडिंग दोगे चेंज इन नेम ऑफ LLP. चेंज इन नेम ऑफ LLP. डन है. अब समझो पहले. LLP का नाम क्यों चेंज हो सकता है? LLP का नाम चेंज हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया नाम चेंज करने का, या तुमको खुद मन है अपने LLP का नाम चेंज करने का. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर क्यों दे सकता है? वो खुद से दे सकता है सुओ मोटो, या फिर उसको कोई एप्लीकेशन दिया है. मान लो हम अपना LLP का नाम लिखे हैं, फॉर एग्जांपल में LLP का नाम रखे रिया एंड एसोसिएट्स, और रिया भी अपने कंपनी का नाम LLP का नाम रखिए क्या, रिया एंड एसोसिएट्स. तो पहले कौन रखा, हम. फिर दूसरा में क्या ये रख रही है, या कुछ ऐसा रिजेंबल कर रही है, फेक से ले ली है. तो एक इंसान सामने वाले LLP के नाम पे भी एप्लीकेशन दे सकता है. किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो देखो ऐसा ऐसा नाम रखी है. समझ आ रहा है? तो आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नाम चेंज कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुओ मोटो. सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों खुद नाम चेंज करेगा? अगर उसको लगता है कि नाम जो है ना वो अनडिज़ायरेबल है. अनडिज़ायरेबल मतलब ठीक नहीं है. नाम के नाम मतलब कुछ भी रखोगे तुम लोग, गाली से LLP रख दिया हो, अच्छा लगेगा. अब हम दे नहीं पा रहे हैं लेकिन सुनोगे तो अच्छा लगेगा. ऐसा आप अनडिज़ायरेबल है. या फिर वही सेम LLP ऊपर नाम बोले आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा नाम रखा गया जो क्या है बोलो, टू नियरली रिजेंबल है, या फिर आइडेंटिकल है, ऊपर वाला चीज़ हो रहा है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑर्डर देगा LLP को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा. कितना मंथ के अंदर बताओ? 3 मंथ्स के अंदर. ठीक है. अच्छा, आइदर सुओ मोटो चेंज कर सकता है, या फिर कोई अनदर पर्सन एप्लीकेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है नाम चेंज होने के लिए. लेकिन ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन देना है आपको कितना मंथ के अंदर. मान लो रिया भी अपने नाम का LLP खोली और खुले हुए 10 साल हो गए, हम 10 साल बाद एप्लीकेशन दे रहे हैं कि उसका नाम चेंज करिए. अब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है. एम आई क्लियर विद दिस? क्योंकि आपको उस नाम से जाना गया. एम आई क्लियर विद दिस? अब पहले ये लिखते हैं, चेंज ऑफ LLP लिखा ना, लिखो पॉइंट नंबर 1, नेम ऑफ LLP कैन बी चेंज्ड name of LLP can be changed either by order of central government or by its own.
एम आई क्लियर विद दिस? आप एलएलपी का नाम चेंज कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे या खुद पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर Central government can order on suo motu basis to change the name of बोलो LLP if देखे पॉइंट नंबर ए, if the name is undesirable, if the name is what? Undesirable. B if the name is undesirable लिख लिया ना, देखो if the name is too nearly identical, too nearly बोलो identical with the name of existing LLP, company, partnership. डन। फिर पैरा चेंज करो, लिखो नहीं, जैसे ए बी हुआ ना, ये ए बी खत्म हो गया, नहीं सी भी नहीं, सी कुछ नहीं, अब जो बोल रहे वो ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 था ना, 2 का ए बी था ना, अब 3 मतलब 2 के बाद 3 लिखो, समझा? 2 ए बी अब 3 लिखो। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर to change the name of LLP if application is made by another person within 24 months from the incorporation of such LLP. From the incorporation of such LLP, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 था, इसका खाली पैरा चेंज करके लिखो, LLP should change name within 3 months from the date of above orders. From the date of above orders. क्लियर हुआ? अच्छा, ये नाम चेंज हुआ बाई गवर्नमेंट, ठीक है। अब दूसरे तरफ क्या है? बाई इटसेल्फ, ठीक है। अगर खुद से नाम चेंज करना है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर का,
तो कैसे होगा, ये 3 पॉइंट था, अब 4 पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, ठीक है। लिखो LLP can itself change its name. LLP can itself, बताइए, change its name by following the procedure given in, कहाँ पे बोलो, कहाँ पे दिया रहेगा प्रोसीजर, LLP agreement, by following the procedure given in LLP agreement, ठीक है। by following the procedure given in, कहाँ पे बोलो, LLP agreement. if agreement is silent, then क्या लेगा बोलो, consent of all partners, ठीक है। ये था क्या, 4 नंबर पॉइंट। 5th नंबर लिखो लास्ट, नोटिस ऑफ चेंज इन नेम, notice of change in name must be filed with registrar, in form 5। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। मस्ट बी फाइल्ड विथ किसके पास बोलो, रजिस्ट्रार, इन फॉर्म 5। 1 मिनट ब्रेक ले लो, देख लो, फिर आगे बढ़ते। तो देख, अब नोट्स में अपने पास यहाँ तक पढ़े थे, बुक वाला है ना, यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ नेक्स्ट पेज में जो रिजर्वेशन ऑफ नेम है वो भी नहीं पढ़ना है, समझ आया। मैं लिखवा दिया, मतलब आप लोग को इजी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न, ये सब है ना, मैं डिस्कस करता हूँ, तो काट दो, पूरा काट दो, वो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर के बाद जो है सब काट दो, फाड़ दो पूरा, समझ आ गया अब, क्लियर हुआ। वो भी पेज काट दो, हाँ वो भी पेज, हाँ, अरे हाँ, अरे पागल, अब कुछ डिस्कशन है, अरे उसमें जो दिया हुआ है ना वो तोड़ तोड़ के दिया, वो तुम लोग लिखा तो कॉपी में सब, उससे तुम पढ़ लेगा। 5 मार्क्स में LLP और पार्टनरशिप दोनों हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमको स्मार्ट वर्क किस क्वेश्चंस में अच्छा से करना है, ठीक है। इधर आइए, इस बार LLP आने का चांसेस है, फॉर्म 5, 15, 1, 2, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, मैंने इसके अंदर आपको क्या क्या कराया, इनकॉर्पोरेशन करा दिया, रजिस्टर ऑफिस करा दिया, LLP का नाम भी चेंज करने का प्रोसेस भी करा दिया, ठीक है। अब ये कुछ डिस्कशन है जो बेसिक डिस्कशन है, बेसिक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये क्या बोलो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है। अब इस सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, मैं जो तुमको समझाना चाहता हूँ, एलिजिबिलिटी टू बिकम पार्टनर्स, ये भी हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर डिसाइडेड बाय LLP अग्रीमेंट, इफ साइलेंट देन फॉलो क्या, LLP एक्ट। LLP एक्ट के अंदर एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1।
अभी पढ़ कर आए ना, 4 शेड्यूल है, उसमें से शेड्यूल नंबर 1 देखो तो Mutual rights and duties of partners. समझ आ रहा है अच्छी तरह से। तो आइदर तुम राइट्स एंड ड्यूटी डिसाइड कर लो इन किस में बोलो, एलएलपी अग्रीमेंट में, नहीं तो तुमको क्या फॉलो करना पड़ेगा, एलएलपी एक्ट। ठीक है, तो तुम अपना कॉपी में ना हेडिंग दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। कॉपी में नहीं दोगे तो तुम्हारा मैट में जो लास्ट पेज है ना, कट किए थे, एलएलपी का जो लास्ट पेज है ना जहाँ कट किए थे, वहाँ स्पेस होगा, लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखो। नंबर 1, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स are decided by, rights and duties of partners are decided by LLP agreement. If silent, if silent, then follow, वेरी गुड, एलएलपी एक्ट। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, शेड्यूल 1, ब्रैकेट में 2008 लिखी। डन। अब ये फिगर को देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। बोल रहा है कि अगर कोई इंसान सीज कर जाता है, सीज मतलब अब उसको पार्टनर नहीं रखना है, छोड़ रहा है, तो उसको रिटन नोटिस देना पड़ता है कितना दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। किसको, एलएलपी को। और एलएलपी इसके बारे में आरओसी को बताता है कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। मान लो अगर जो इंसान छोड़ रहा है उसको ऐसा लगता है कि एलएलपी को जो तुम नोटिस दिए हो कि अब हम पार्टनर नहीं रहेंगे, वो एलएलपी रजिस्ट्रार को नहीं बोलेगा, देन आप खुद नोटिस दे सकते हो डायरेक्टली। किसको, आरओसी को। देखो एक एरो बना हुआ है, ये देखो, नोटिस करो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तुम बोल सकते हो भी। डन है। आरओसी फिर क्या करेगा, आरओसी के पास वहाँ नोटिस आया, फिर वो आरओसी अब इसको नोटिस देगा एलएलपी को, तेरा कोई जा रहा है क्या, कोई पार्टनर। अब एलएलपी अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो रेस करेगा 15 दिन में, अगर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस, क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। एनी पार्टनर can seize himself within can seize himself giving written notice giving what, written notice within 30 days, within 30 days to LLP and LLP will, हेलो रुको अभी आधा घंटा, कौन सा, नहीं ना, तुम लोग जाओ, आ जाएंगे 7 बजे तक। हाँ।
लिखो क्या लिखे पूरा सेंटेंस any partner can see himself giving written notice within 30 days to LLP and LLP will एंड LLP विल इंटीमेट दिस टू इंटीमेट हुआ नहीं है कभी क्या चीज इंटीमेट इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं इंटीमेट इंडिपेंडेंट क्या होगा बे तुम पूरा ऑलरेडी आजाद है क्या बोले LLP विल इंटीमेट INTIMAT हमको तो खाली हम ही को नहीं पता अब छोड़ो फिर तुम लोग इंटीमेट लिखो बाद में हम समझाएंगे इंटीमेट दिखा के क्या लिखे LLP विल इंटीमेट दिस यहाँ पे इंटीमेट का मतलब होता है इन्फॉर्म करना ठीक है यहाँ पर LLP विल इंटीमेट दिस टू रजिस्ट्रार विद इन 30 days ठीक है अब लिखो प्रोवाइडेड दैट आई नो तुम लोग को हाथ दर्द हो रहा है लेकिन लिख लो प्रोवाइडेड दैट if partner is of opinion ऐसे लिखो if seizing partner seizing लिख लो खाली if partner लिखे थे ना वहां ऊपर लिख लो if seizing partner ठीक है is of opinion ये वाला लिखो ना रे बाबा लिखा तो है ये देखो डिक्टेट कर दे नहीं दिख रहा if partner is of opinion that LLP will not intimate to registrar then यहां से ऐसे लिखना ऐसे 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 नीचे मत आ जाना ठीक है then partner himself can provide notice to ROC मत लिखो to registrar full stop registrar will then give notice to LLP ठीक है फुल स्टॉप देखो लिखो if no objection has been raised within 15 days हम इन्फॉर्म किए ROC इन्फॉर्म किया LLP को तो जिस दिन इन्फॉर्म किया वहां से 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा ठीक है इफ नो ऑब्जेक्शन इज बीन रेज्ड विदिन 15 days then notice given by such partner will be approved डन बस बेटा बस खत्म अंत है खत्म LLP खत्म पूरा खत्म खाली ये C वाला पॉइंट लिख लो वो वाला हो गया पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख रहा है ना तुम लोग तो 1 2 3 लो बाबा ले बाबा ले लिख ले पहले रिएक्शन दे देता तुरंत
डन। अब लिखना नहीं है, 5 मिनट सुनना है, क्लास अंत। ठीक है, अब सुनो ना, आपका मैट है ना, मैट के फर्स्ट पेज में जाओ। फर्स्ट पेज में LLP जहाँ शुरू होता है, अबाउट द एक्ट करके लिखा हुआ है ना, हाँ, वहाँ पे लिखो रेफर PDF notes given in group। पगला तो तुम लोग, याद रहेगा नहीं किसका नोट्स पड़ा हुआ है PDF में, भूल आ गया तो कोई जात तो है नहीं तुम लोग, अभी छोड़ छाड़ के चला जाएगा, फिर आके वहीं से घर ही आएगा। देखो हम ये पहले ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो नहीं आया वो बेहोश हो जाए। आ जाओ। वो तो बोला कि सर ही बोल रहे हैं सबको फोन पे कुछ नहीं। एक बात बता, जब हमको क्लास नहीं लेना होगा तो हम लिख देंगे, हमको डर थोड़ी ना पड़ा है। जब है भाई, इधर आओ। पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ LLP। ये कॉमन सेंस है, याद करने का कुछ नहीं है। LLP इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ पार्टनर इफ डन आउटसाइड अथॉरिटी। ये भी कॉमन सेंस है, कुछ बात नहीं है। इधर से देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर आंसरेबल फॉर ऑल द एक्ट्स एंड लायबल फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ LLP एक्ट। मतलब अगर LLP कुछ काम ठीक से नहीं किया तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जेल जाएगा, ठीक है, या सजा मिलेगा। यहाँ से देखो 4, 5 और 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलता है, एवरी ईयर LLP को एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, SOS, ठीक है, और साथ ही साथ उसको जमा करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। किसको जमा करना पड़ता है बोलो, ROC को। ओह, तो लगा साला, किसको जमा करना पड़ता है बोलो, ROC को। कितना महीना में, 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन फॉर्म नंबर 8। सुनो, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, वहाँ से 6 मंथ्स के अंदर फॉर्म नंबर 8 में स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स सबमिट करेंगे। डन है। फिर पार्टनर आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, यानी कि नो म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा, एन ऑब्लिगेशन ऑफ LLP वेदर अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सोली ऑब्लिगेशन ऑफ LLP। जो ड्यूटी LLP का है वो सिर्फ ड्यूटी LLP का ही है। अब देखो ये क्या है, ये लाइबिलिटी बताता है, किसका, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, कि क्या लाइबिलिटी एक LLP का, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, a LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if he has acted outside the authority and the person knows he has no authority। बोलने का मतलब है LLP क्यों लायबल रहेगा अगर पार्टनर कुछ करता है बियॉन्ड द अथॉरिटी। समझ आ रहा है, बियॉन्ड द अथॉरिटी के लिए LLP लायबल नहीं रहेगा। पार्टनर अगर विद इन अथॉरिटी करेगा तो LLP लायबल फिर भी हो सकता है, बियॉन्ड द अथॉरिटी काम के लिए वो लायबल नहीं हो सकता है, ठीक है। द LLP इज लायबल इफ पार्टनर ऑफ LLP इज लायबल टू एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ wrongful act or commission on his part in the course of business। वही बोल रहा है कि बिजनेस के कोर्स में अगर कुछ गलत करोगे तो LLP लायबल रहेगा, आउटसाइड द बिजनेस स्कोप में करोगे तो LLP लायबल नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्या बोलो, वाइंडिंग ऑफ LLP। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ LLP कब बंद हो जाएगा, ठीक है। अपना लास्ट टॉपिक यही था, वाइंडिंग ऑफ LLP। बहुत सिंपल है, सबका कंसेंट है पार्टनर का, LLP को क्या करना बोलो, बंद करना, वुंड अप कर दो, बंद कर दो। इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, 6 महीना से ज़्यादा हो गया है और नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर इज रिड्यूस्ड बिलो 2। याद करिए, रिडक्शन इन मेंबरशिप होता है, तो आपको 6 महीना के अंदर एक रख लेना चाहिए। आप नहीं रखे, 6 महीने गुजर गया, अब हम आपका LLP को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अगर LLP अनेबल है अपने उधारी को पे करने के लिए, इंसॉल्वेंट बिहेव कर रहा है, नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स,
या फिर एलएलपी कुछ ऐसा किया है जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्या है, सोवर्निटी है, देश के इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, देश के इज्जत के खिलाफ कुछ काम के, इंटेग्रिटी के लिए, या पब्लिक ऑर्डर के सिक्योरिटी को क्या बोलो तकलीफ पहुंचाया, कुछ भी देश से खिलाफ किया है, तो वाइंडिंग अप ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, एलएलपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फेल्स टू फाइल एसओए एंड एसओए फॉर कंसेक्यूटिव 5 ईयर। एसओएस और एसओए क्या है, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अभी पढ़े ना जस्ट कि 8 फॉर्म नंबर 8 में जमा करना, वही फेल हो गया तो ख़त्म। या फिर इफ़ इट इज जस्ट एन इक्विटेबल इन नेचर। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, अगर कोर्ट को लगता है तो वो कोई और ग्राउंड्स में भी एलएलपी को बंद कर सकता है, ठीक है। इन द अबव सर्कमस्टेंसेस ट्राइब्यूनल में ऑर्डर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है 5 मार्क्स का, तो आपको ये ग्राउंड्स लिख देना है। Am I clear with this? This is whole lecture on what? LLP. That's all for today.